या आज जो हमारी पहली ट्रांजैक्शन है वो है ओपनड बैंक अकाउंट इन एसबीआई बैंक बाय डिपॉजिटिंग ₹10,000। अब हमें इसमें 5 चीजें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इफेक्टेड हैं। फिर उनका नेचर देखेंगे कि क्या नेचर है, वो एक्सपेंस है या एसेट्स हैं या पर्सन से रिलेटेड है। फिर रूल अप्लाइड देखेंगे, यानी कि कौन से अकाउंट का रूल अप्लाइड होगा इसमें। फिर इफेक्ट देखेंगे कि वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, और लास्ट में उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि वो चीज डेबिट होगी या फिर वो क्रेडिट होगी। तो ट्रांजैक्शन ये है कि एसबीआई बैंक है, उसने अकाउंट ओपन करवाया है। कैसे? 10,000 रुपए उसमें डिपॉजिट करवा के, यानी 10,000 रुपए बिजनेस से निकाले गए हैं। तो एक अकाउंट तो इसमें कैश का अकाउंट आया। हम ये पहचान रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए इसमें। तो सबसे पहले तो कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कैश बिजनेस से निकला है। अब निकला है तो किस मकसद के लिए निकला है? ताकि बैंक में जा सके। तो दो अकाउंट इसमें कौन कौन से आएंगे? आपके दो अकाउंट आएंगे, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? मैंने आपको बताया है, स्कूल्स, बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का नाम अगर आपसे दिया हुआ हो और पूछे ये कौन सा अकाउंट है, तो आप बताएंगे कि वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल या संस्था से जुड़ी हुई चीजें पर्सनल अकाउंट का पार्ट होती है। उसके बाद कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आपको पता है कि रियल अकाउंट का पार्ट होता है, यानी कि एसेट्स है ये हमारी। तो नेचर क्या है इसका? नेचर इसका एसेट्स है। अब पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, और रियल में, और इसमें सॉरी रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा एसेट्स में। तो अब इसमें आप देखें इफेक्ट क्या क्या आएंगे। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में क्या इफेक्ट आ सकते हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखिए, बैंक रिसीवर है या बैंक गिवर है? बैंक को पैसा मिला है या बैंक ने पैसा दिया है? बैंक को पैसा मिला है। दिया किसने है? बिजनेस ने पैसा निकाल के बैंक को दिया, तो बैंक इज द रिसीवर। एंड कैश में क्या देखेंगे हम? क्योंकि रियल अकाउंट का पार्ट है, तो हम देखेंगे कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस में पैसा आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? कैश गोज आउट। सो डेबिट इज द रिसीवर, सॉरी बैंक इज द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर होता है, इसलिए ये डेबिट आ जाएगा। कैश इज गोइंग आउट, सो इट विल बी क्रेडिटेड। ऐसे ही अगली ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड इन कैश इनटू आवर बैंक अकाउंट ₹20,000। बिल्कुल सिमिलर है पिछली ट्रांजेक्शन के जैसे, कि 20,000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं। अब 20,000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं, तो वही दो अकाउंट, एक तो बैंक अकाउंट। अगर आपको स्पेसिफिकली बैंक का नाम दे दें, जैसे एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, तो आप वो नाम लिख सकते हैं। अगर नाम नहीं दिया तो सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। सो एक तो बैंक अकाउंट इसमें आ रहा है और एक कैश अकाउंट। हम ये पहचान रहे हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स पे असर पड़ रहा है। तो दो अकाउंट जिन पे असर पड़ रहा है वो कौन से हैं? बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। बैंक का हमने देख लिया, पर्सन से रिलेटेड होता है, और कैश क्योंकि हमारे लिए एसेट्स हैं, तो इसका नेचर क्या है? एसेट्स का नेचर हो गया। अब पर्सन से है तो पर्सनल अकाउंट फॉलो होगा, और एसेट्स है तो रियल अकाउंट, क्योंकि हमने पढ़े तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। किसी इंडिविजुअल, कंपनी और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी अकाउंट है तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है। अगर कोई भी एसेट्स हैं, चाहे वो आपके टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, वो रियल अकाउंट का पार्ट है। जितने भी खर्चे हैं, कमाई है, वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। तो देखिए इसमें भी बैंक रिसीवर है और कैश इज गोइंग आउट, सो वही एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगली ट्रांजैक्शन है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹12,000। बैंक से 12,000 रुपए निकाले हैं। तो दो अकाउंट तो सीधे सीधे दिख रहे हैं कि एक तो बैंक अकाउंट है क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है, और एक क्योंकि पैसा निकाला है तो एक कैश अकाउंट हो गया है ना। दो अकाउंट कौन से हो गए? बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और जुड़ी है, पैसा निकाला किस मकसद के लिए है? फॉर ऑफिस यूज के लिए निकाला।
ये दो तरीके से आ सकता है, या तो आपको लिखा हुआ आएगा फॉर ऑफिस यूज या लिखा हुआ आएगा फॉर पर्सनल यूज। ऑफिस यूज का तो मतलब है कि जो भी बिजनेस का काम है उस काम के लिए पैसा निकाला है। पर्सनल यूज जब भी आ जाता है, पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज का मतलब होता है मालिक ने अपने लिए निकाला है पैसा। अगर ऑफिस यूज आएगा तो हम कैश अकाउंट ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आ गया एक तो, और एक कैश अकाउंट आ गया। अगर यहाँ पे आ जाता है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाएगा तो कैश अकाउंट नहीं लिखते हम, कैश अकाउंट की जगह ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखते हैं। ड्रॉइंग्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि मालिक ने बिजनेस से अपने खुद के काम के लिए निकाल लिया। सो अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्रॉइंग्स। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए चीज निकाली होगी तो ड्रॉइंग्स अकाउंट वर्ड आता है। अब क्योंकि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के लिए नहीं निकाली थी, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाली थी, तो कैश अकाउंट लिख दिया हमने। कैश आपको पता है एसेट्स होते हैं, बैंक पर्सन से रिलेटेड है। रूल कौन सा अप्लाइड होगा, रियल अकाउंट का और पर्सनल अकाउंट का। अब देखिए कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, मैंने आपको कल बताया था कि हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि बिजनेस वो एक्टिविटी कर रही है। जैसे कि विड्रॉ कैश, कैश विड्रॉ किया है, बैंक से पैसा निकाला है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बताया किसने निकाला है, तो हमें जब कुछ भी ना बताया तो हमें पता है किसने निकाला है, बिजनेस ने निकाला है। हम सारा काम बिजनेस के लिए कर रहे हैं। सो बिजनेस ने पैसा निकाला है तो बिजनेस के पास पैसा आया है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। और बैंक इस बार रिसीवर नहीं है क्योंकि बैंक को पैसा मिल नहीं रहा, बैंक ने पैसा दिया है बिजनेस को। सो बैंक इज द गिवर। अब रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश इज कमिंग इन, सो इट विल बी डेबिटेड। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक गिवर है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अगली ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड फॉर कैश ₹2 लाख। 2 लाख रुपए के कोई गुड्स खरीदे हैं, तो जब भी गुड्स अगर परचेज में आ जाए तो हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं। अगर गुड्स के अलावा कुछ और परचेज किया है तो जो भी परचेज किया होता है ना हम उस अकाउंट का नाम लिखते हैं। जैसे कि मशीन परचेज की है तो हम मशीन अकाउंट लिखेंगे, फर्नीचर परचेज किया है तो हम फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, वैन परचेज की है तो वैन अकाउंट, मोटर ट्रक परचेज किया है मोटर ट्रक। सिर्फ और सिर्फ जब गुड्स परचेज किए जाते हैं तो हम उस गुड्स अकाउंट लिखने के बजाय परचेज अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो गुड्स जब भी खरीदे जाएंगे तो परचेज अकाउंट लिखा जाएगा, गुड्स के अलावा जो भी चीज खरीदी जाएगी वो उसी के नाम से लिखी जाती है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया। अब सामान दो तरीके से खरीदे जा सकते हैं, या तो नगद या उधार, या तो कैश देके खरीदे जा सकते हैं या उधार खरीदे जा सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन में कैसे खरीदे हैं, कैश देके खरीदे हैं, पैसा देके खरीदे, तो दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट आ गया। अब परचेजेस अकाउंट क्या होता है, ये हमने पहले भी सीखा है कि ये हमारे लिए खर्चा है। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो वो हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। सो इट इज एन एक्सपेंस। कैश हमारा एसेट्स है, एक्सपेंस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। जितने भी खर्चे और कमाई होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। एसेट्स पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। अब इफेक्ट देखो क्या है, परचेज इज एन एक्सपेंस और कैश इज गोइंग आउट। हमने सामान खरीदा है तो कैश से पेमेंट कर रहे हैं। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। खर्चे जितने भी हैं उनको डेबिट किया जाता है और एसेट्स जब जाती हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। तो ये इसकी ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद देखिए, परचेज गुड फॉर ₹2,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। 2.5 लाख रुपए का कोई गुड्स खरीदा है, तो जब भी गुड्स खरीदा होगा तो सीधा सीधा एक अकाउंट तो आपका परचेज अकाउंट आ गया। अब पेमेंट कैसे की है, पेमेंट चेक से की है। अब मैंने आपको पिछले ट्रांजैक्शन में बताया था कि 2 तरीके से गुड्स खरीदे जा सकते हैं, इसको आप 3 तरीकों से कर लो। जब भी गुड्स खरीदते हैं 3 तरीके से खरीदे जा सकते हैं, या तो कैश देके,
यानी हाथों हाथ रुपए दिए और गुड्स खरीद लिए, या फिर चेक से भी खरीदे जा सकते हैं, यानी चेक काट के दे दिया और गुड्स खरीद लिए। तीसरा होता है उधार सामान खरीदना। तो हमने देख लिया जब कैश में खरीदा होगा गुड्स तो दूसरा अकाउंट तो कैश अकाउंट हो जाता है। अब दूसरी चीज आ गई, अगर आपने चेक से खरीदा है तो चेक, देखो बेसिकली हमें देखना पैसा जा कहां से रहा है। अगर हमने चेक काट के दिया है तो अगर तो पैसा हमारे बिजनेस से जाएगा तो हम कैश अकाउंट लिखेंगे, लेकिन चेक से पैसा हमारे बिजनेस से नहीं जाएगा। चेक से कहां से जाएगा? बैंक में से जाएगा। हम चेक बैंक अकाउंट के अगेंस्ट ही तो काटते हैं, यानी जो चेक इशू करते हैं उसमें अपने बैंक का अकाउंट लिखते हैं कि अगर 2.5 लाख रुपए तो 2.5 लाख रुपए मेरे इस बैंक अकाउंट से निकाल लो। तो चेक बेसिकली किस चीज के लिए है? चेक आपका बैंक से रिलेटेड है, इसलिए दूसरा अकाउंट आ जाएगा बैंक अकाउंट। आगे चल के हम और भी चीजें सीखेंगे कि जब पैसा आता है तो हो सकता है बैंक में हमने तुरंत चेक जमा करवाया हो ना करवाया हो, वो बात की बात है। फिलहाल आप बस इतना देखें कि जब भी नगद कैश दिया जाएगा तो कैश अकाउंट आता है, जब भी चेक से पेमेंट की जाएगी तो बैंक अकाउंट आएगा। क्योंकि बेसिकली देने तो हमें 2.5 लाख रुपए है, अब चेक वो 2.5 लाख रुपए तो नहीं है, चेक पे कागज का टुकड़ा है। वो कागज का टुकड़ा 2.5 लाख रुपए कहां से दिलवाएगा? वो बैंक से दिलवाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट आ गया। अब परचेजेस हमारे खर्चे होते हैं, है ना, जैसे कि भाई मैं आपको 100 रुपए दे दूं और ये कह दूं कि भाई कुछ सामान खरीद के ले आओ, तो आप क्या करके लेके आए? आप परचेज करके लेके आए। और जब मैं पूछूं भाई बताओ कितने रुपए लग गए, तो आप कहोगे सर 100 में से 50 रुपए खर्च हो गए। आप परचेज करके आए और आपने मुझे कह दिया 50 रुपए खर्च हो गए, इसका मतलब परचेज आपके लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा है। और बैंक अकाउंट तो हमने देखा ही ये पर्सन से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी है वो सारी की सारी पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। अब खर्चे किस में आते हैं? खर्चों पे कौन सा रूल अप्लाई होता है? नॉमिनल अकाउंट का। पर्सन्स पे पर्सनल अकाउंट का। अब अफेक्ट देखो, परचेज इज एन एक्सपेंस और बैंक इस बार गिवर है या रिसीवर है? हमने तो गुड्स खरीदा है, हमने मतलब बिजनेस ने, बैंक पैसा देगा, चेक के द्वारा बैंक को पेमेंट करनी है, सो बैंक इज द गिवर, बैंक पेमेंट कर रहा है। और जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट हो जाते हैं और जितने भी गिवर होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। होपफुली आप क्लियर है ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम रॉयल कलेक्शन ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। अब ये तीसरा केस आ गया। हमने 3 ट्रांजैक्शन देखी है, तीनों में गुड्स परचेज किए लेकिन अलग अलग तरीके से किए। 13th ट्रांजैक्शन में देखा था हमने गुड्स परचेज किए थे कैश देके। देखो जब भी गुड्स परचेज आ जाए तो एक अकाउंट तो आपका सुनिश्चित है, वो है परचेज अकाउंट। वो तो 13th में भी आया था, 14th में भी आया था, 15th में भी आ गया। समस्या आती है दूसरे अकाउंट में। अगर कैश में खरीदा है यानी नगद पैसा देके खरीदा है तो कैश अकाउंट दूसरा, अगर चेक देके खरीदा है तो बैंक अकाउंट, और अगर उधार खरीद लिया तो अब देखो पेमेंट कौन करेगा। हमें बेसिकली ये देखना पेमेंट करेगा कौन, उसी अकाउंट को हम लिखेंगे दूसरे में। अगर कैश पेमेंट कर रहा है तो कैश लिख दिया, अगर चेक से है तो चेक से पेमेंट को बैंक करेगा इसलिए बैंक अकाउंट लिख दिया। अब देखो कौन देगा पैसा? रॉयल कलेक्शन है, रॉयल कलेक्शन किसी दुकान का नाम लगा लो, कंपनी का नाम है, उससे हमने उधार सामान खरीदा है, ठीक है, तो पैसा हमें ही देना है, लेकिन किसको देना है? अब हमारे लिए ये क्रेडिटर आ गया है, रॉयल कलेक्शन अकाउंट। हमने 2 टर्म्स पढ़े थे, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स तो वो व्यक्ति होते हैं जिनसे बिजनेस को पैसा लेना होता है, यानी अगर बिजनेस ने किसी को उधार दे दिया तो वो उनके लिए डेटर्स है। क्रेडिटर्स का मतलब है बिजनेस को जिन्हें पैसा वापस चुकाना है, यानी बिजनेस अगर किसी से उधार ले ले तो वो उसके लिए क्रेडिटर हो जाते हैं। सो अब बिजनेस ने पैसा नहीं दिया, जब भी देंगे तो किसको देंगे? रॉयल कलेक्शन को देना पड़ेगा। अब ये या तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हो आपकी ये लाइबिलिटी हो गई है, क्योंकि बिजनेस की अब ये जिम्मेवारी है कि इसके पैसे चुकाने हैं। तो अब देखिए परचेज अकाउंट तो एक्सपेंस है,
अब मैंने आपको बता ही रखा है, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, दुकान का नाम आ जाए, कंपनी का, इंस्टीट्यूशन का, वो पर्सन होता है। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो, इसमें पर्सनल का, परचेज इज एन एक्सपेंस। और ये क्या है, ये गिवर है। गिवर क्यों है? क्योंकि रॉयल कलेक्शन ने हमें गुड्स दिए हैं, ही इज द गिवर ऑफ गुड्स। तो गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो इन 3 ट्रांजैक्शन से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब भी गुड्स परचेज होंगे तो एक परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा अगर कैश में पेमेंट की है तो कैश अकाउंट, चेक से पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट, अगर उधार सामान लिया है तो जिससे उधार लिया है उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट सीखे हैं आपने अभी में। अब देखिए 16th ट्रांजेक्शन क्या है? कैश परचेज इज ₹25,000। परचेज की है, और कैसी परचेज की है? कैश परचेज, यानी 25,000 रुपए देके सामान खरीदा है। तो जब भी सामान खरीदते हैं परचेज अकाउंट। और कैसे खरीदा है? क्या हमने चेक देके खरीदा है? नहीं। क्या हमने उधार खरीदा है? नहीं, हमने कैश देके खरीदा है। तो परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस है, कैश अकाउंट एसेट्स है। एक्सपेंस में रूल फॉलो होगा नॉमिनल अकाउंट का, एसेट्स में रूल फॉलो होगा रियल अकाउंट का। इफेक्ट क्या हुआ? परचेज एक्सपेंस है, कैश इज गोइंग आउट क्योंकि सामान खरीदा है तो पेमेंट करेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और एसेट्स जब गोज आउट होती हैं तो क्रेडिट हो जाती है। पेड फ्राइट ऑन परचेज ऑफ गुड्स ₹1,000। देखिए 3 वर्ड ऐसे हैं जो आपको मिल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, फ्राइट, कैरिएज, कन्वेंस। फ्राइट, कैरिएज, कन्वेंस, तीनों ही ट्रांजैक्शन अभी आएंगी। तीनों का मतलब होता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में जो भी खर्चा लगता है। जैसे कि यहाँ पे ये बताया है कि हमने कोई गुड्स खरीदा था, अब गुड्स जहां भी खरीदा है दुकान पे, वहां से अपने बिजनेस तक लाने पे 1,000 रुपए किराया भाड़ा का लग गया, किराए का लग गया। कई बार हम देते हैं ना, रिक्शे वाले को किराया देते हैं, 200 रुपए किराया दे दिए कि भाई ये सामान हमारे घर तक पहुंचा देना। तो ऐसे ही फ्राइट, कैरियज, कन्वेंस होते हैं, यानी हमने जो गुड्स खरीदे हैं उनको अपने बिजनेस तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको ना कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर यहाँ पे परचेज ऑफ गुड दिया तो परचेज अकाउंट आएगा। नहीं, यहाँ पे ये बता रखा है कि गुड्स को खरीदने पे जो किराया दिया है वो 1,000 रुपए का है। तो क्या क्या है? एक तो किराया आ गया, किराया किसी भी नाम से आ जाए, चाहे फ्राइट के नाम से आ जाए, चाहे कैरियज के नाम से आ जाए, चाहे कन्वेंस के नाम से आ जाए। अच्छा, किराया दिया कैसे है? क्या कैश में दिया है, या फिर उधार है, या फिर चेक में दिया है? 1,000 रुपए दिए हैं, ₹1,000। तो क्या दिया है? कैश दिया है। अब यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि परचेज ऑफ गुड्स लिखा हुआ है सर, यहाँ पे बताया है कि गुड्स को खरीदने के टाइम हमने किराया दिया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अगर डायरेक्ट आ जाता कि पेड फ्राइट तो आप समझ जाते कि किराया दिया है। यहाँ पे सिर्फ ये बताया कि गुड्स खरीदे ना उस टाइम पे किराया दिया है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं है, क्योंकि गुड्स परचेज के बारे में हमें नहीं बता रखा कि कितने के गुड्स परचेज किए। सो एक तो जो किराया दिया वो आ गया फ्राइट अकाउंट, और किराया दिया कैसे है? कैश देके दिया है, नगद देके। तो दूसरा आ गया आपका कैश अकाउंट। अब फ्राइट क्या है? देखो खर्चा है हमारा, तो एक्सपेंस। कैश आपको पता ही है एसेट्स है। खर्चों पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, और कैश पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। फ्राइट इज एन एक्सपेंसेस एंड कैश इज गोइंग आउट और कमिंग इन। हमने एक खर्चा किया है तो पैसा बिजनेस से गया है, कैश गोज आउट, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड एसेट्स व्हिच गोज आउट ऑफ द बिजनेस आर क्रेडिटेड। 18th ट्रांजेक्शन देखिए, पेड कैरियज ऑन परचेज ऑफ गुड्स ₹1,500। वही ट्रांजेक्शन है पिछले वाली, बस नाम बदल गया। उसमें जो किराया दिया था सामान को लेके आने का, उसका नाम दे दिया था फ्राइट, इसमें उसी किराए का नाम दे दिया कैरियज। तो क्या दो चीजें आ गई? एक तो जो किराया दिया है सामान को ट्रांसपोर्ट करने का, कैरियज अकाउंट। किराया दिया कैसे है? पेमेंट की है 1,500 रुपए की, तो कैश अकाउंट। कैरियज क्या है? एक्सपेंस है। कैश एसेट्स है। एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट, एसेट्स है तो रियल अकाउंट का पार्ट। इफेक्ट देख लीजिए, कैरियज इज एन
expense and cash goes out, so carriage will be debited and cash will be credited. अब जो तीसरा मैंने बताया था कि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, वो देख लो, पेड कन्वेंस ₹1500। अब यहाँ पे वो नहीं दिया कि गुड्स परचेज करने के लिए या नहीं, चाहे वो दे ना दे, हमें उससे मतलब क्या है, हमें तो ये देखना है कि भाई किराया दिया है बस। तो किराया क्या है, कन्वेंस है। जैसे हम रेंट देखते हैं, रेंट भी तो किराया होता है, वैसे ही ये किराया है। कन्वेंस अकाउंट दिया कैसे है, कैश देके दिया है। सो कन्वेंस, एक्सपेंस, कैश, एसेट्स। एक्सपेंसेस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, और जो आपके कैश है उस पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा। इफेक्ट देख लीजिए, कन्वेंस इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट, सो वही हो जाएगा, एक्सपेंस है तो डेबिट और कैश गोइंग आउट है इसलिए ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन देखें। अगली ट्रांजैक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5500। अब ये वो परचेज वाली जैसी आ गई, जब आपको गुड्स दे देना साथ में गुड्स, कि गुड्स परचेज किए हैं या सोल्ड किए हैं, तो आप अकाउंट यूज करेंगे परचेज अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट। गुड्स के अलावा कुछ भी खरीदा या बेचा जाए तो वो उसी के नाम से लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाता कि फर्नीचर बेच दिया तो हम फर्नीचर अकाउंट लिखते। अगर यहाँ पे आ जाता लैपटॉप बेच दिया तो लैपटॉप अकाउंट लिखते। यहाँ पे आ जाता चेयर्स बेच दी, कुर्सियां बेच दी, तो चेयर्स अकाउंट लिख देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुड्स है, तो जब भी गुड्स का लेन देन होता है तो हम अकाउंट कौन सा यूज करते हैं, या तो परचेज या फिर सेल्स। खरीदा है तो परचेज अकाउंट, बेचा है तो सेल्स अकाउंट। सो एक तो आ गया सेल्स अकाउंट। अब सेल्स भी वही 3 तरीके से हो सकती है, या तो नगद सेल्स होगी, यानी हमने सामान बेचा और हाथों हाथ हमें कैश मिल गया, या फिर हमने सामान बेचा और बदले में चेक मिल गया। तीसरा, हमने सामान बेचा और उधार पे बेचा, अभी कुछ नहीं मिला। तो तीनों केस देखेंगे। पहले तो देखेंगे जब नगद, तो भाई एक हाथ हमने सामान बेचा तो सेल्स अकाउंट, दूसरे हाथ हमें कैश मिल गया तो कैश अकाउंट। कैश आपको पता है एसेट्स है। अच्छा, परचेजेस क्या थी, परचेजेस हमारे खर्चे थे, एक्सपेंसेस थे, क्योंकि हम सामान खरीद रहे थे, गुड्स खरीद रहे थे। अब गुड्स बेच रहे हैं तो हमारी कमाई है, इनकम है। तो इसमें रूल कौन सा फॉलो होगा, रियल अकाउंट का। इनकम में जितने भी खर्चे होते हैं, कमाई होते हैं, उनमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। इफेक्ट देख लो क्या है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस तो ये डेबिट हो जाएगा, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड वेयर एज ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। और सेल्स क्या है हमारी, इनकम है, सो ये तो डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। बस 2-4 ट्रांजैक्शन और देखेंगे आज की क्लास में, ताकि ये कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा, है ना। तो देखो अगली क्या है, सोल्ड गुड्स टू खली फॉर कैश ₹15,500। बहुत बड़े आदमी को गुड्स बेचे हैं, खली को 15,500 रुपए के। अब देखो, अगर सिर्फ खली लिखा हुआ आ जाता तो हमारे मन में कंफ्यूजन हो जाती कि यार कैश में बेचे हैं या उधार बेचे हैं। लेकिन यहाँ हमें बता दिया कि गुड्स बेचे हैं और कैश में बेचे हैं। कैश में बेचने का मतलब हमें हाथों हाथ पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट एसेट्स है, सेल्स अकाउंट हमने अभी देखी थी, इनकम है। तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा कैश में, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा सेल्स में। इफेक्ट, कैश आ रहा है क्योंकि गुड्स बेचे हैं, और इनकम हमारी सेल्स है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। अब ये आ गया दूसरा केस, इसको देखते हैं, फिर एक तीसरा केस और देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे फिर हम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपए के गुड्स बेचे, और आगे बताया पैसा कैसे मिला है, पैसा मिला है चेक से। तो देखो, अब पहली चीज तो एक तो आपका सेल्स अकाउंट सीधा सीधा आ गया, है ना। जब भी गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट तो आएगा। अगर कैश में बेचा होता तो कैश अकाउंट आ जाता एक तो, लेकिन यहां कैसे बेचा है, चेक के बदले बेचा है। तो अब चेक के बदले जब भी गुड्स बेचते हैं ना, तो उसमें 2 चीजें आती हैं।
देखो पेमेंट जब भी करेंगे, पेमेंट हमने जब परचेज में देखा था, पेमेंट में तो जब भी आपका चेक वर्ड लिखा हुआ आ जाए आप सीधा बैंक अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि आप जब चेक काट के दोगे तो आप इसलिए काट के दे रहे हो कि हमारे बैंक से पैसा निकाल दो। लेकिन जब हमें पैसा मिलेगा तो चेक दो काम हो सकते हैं, यानी या तो हमने चेक लिया और हाथों हाथ बैंक में जमा करवा दिया, या फिर चेक लेके हमने 2 या 4 दिन बाद बैंक में जमा करवाया। सो अगर एक दिन के अंदर अंदर बैंक में जमा करवा देते हैं तो लिखा जाता है बैंक अकाउंट, क्योंकि हमें उसी दिन पैसा मिल गया है बैंक से। अगर एक से ज्यादा दिन का टाइम लग जाता है ना तो हम बैंक अकाउंट नहीं लिखते, क्योंकि फिर हमारे पता नहीं है कि बैंक से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या पता चेक डिसऑनर हो जाए, यानी उसके खाते में इतने पैसे होना और उसने हमें चेक काट के दे दिया। तो वो क्वेश्चंस तो हम खैर बाद में करेंगे। जब आपको कुछ भी ना बता रखा हो कि कितने दिन बाद चेक जमा किया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि चेक हमने तुरंत बैंक में जमा करवा दिया। तो तुरंत जमा करवा दिया तो पैसा कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। फिलहाल आप इतनी ही चीज लेके चले कि जब आपको सिर्फ इतना लिख दिया कि पैसा चेक से मिला है तो आप ये मान लें कि बैंक अकाउंट है, कि हमें बैंक पेमेंट दे रहा है। वो चीज बाद में सीखनी है हमें, दो केसेस जो है। ठीक है, अभी इतना क्लियर करके चले। तो देखो सेल्स अकाउंट एक तो गुड्स बेचे हैं, पैसा कौन दे रहा है? पैसा दे रहा है